अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की कहानी का नाम है जहांगीर बादशाह की मुंह बोली बेटी। फिर सुनते हैं। हिंदुस्तान के चौथे मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर को शिकार का बहुत शौक था। वो गर्मी सर्दी हर मौसम में जंगली दरिंदों, चरिंदों और परिंदों के शिकार के लिए निकल पड़ता और कई कई दिन तक इसी काम में मशगूल रहता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि जहांगीर बादशाह सख्त गर्मी के मौसम में थोड़े से मुलाजिमों को साथ लेकर शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में दाखिल हुआ तो कुछ दूर एक खूबसूरत हिरन पर नजर पड़ी। बादशाह ने फौरन अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। हिरन यूं भी बड़ा तेज रफ्तार जानवर है, लेकिन ये हिरन तो इस कदर तेज रफ्तार था कि देखते ही देखते चौकड़ियां भरता हुआ बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन जहांगीर ने उसकी तलाश जारी रखी और जिस तरफ हिरन के मिलने का ख्याल हो सकता था अपना घोड़ा उसी तरफ दौड़ाता गया, यहाँ तक कि वो अपने साथियों से बिछड़ गया। उसने हिरन को बतेरा तलाश किया और अपने साथियों को भी बार बार आवाजें दी, लेकिन ना हिरन मिला और ना किसी साथी ने उसकी आवाज सुनी। उस वक्त दोपहर हो चुकी थी। आसमान से आग बरस रही थी। सारा जंगल तंदूर बना हुआ था। पेड़ों के पत्ते झुलस कर जर्द पड़ गए थे। लू के गर्म थपेड़े जानदारों को बुरी तरह जला रहे थे। जानवर झाड़ियों में दुबके हुए थे और परिंदे घोंसलों में मुंह छुपाए बैठे थे। बादशाह का प्यास के मारे बुरा हाल था। चेहरा धूप से संवला गया था और होठों पर पपड़ियां जम गई थीं, लेकिन साथियों और पानी का दूर दूर तक पता न था। कभी एक तरफ जाता, कभी दूसरी तरफ। करीब ही रेत का एक टीला था। उस पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो बहुत दूर कुछ हरियाली नजर आई। घोड़े को ईड़ लगाई और सीधा उस तरफ का रुख किया। करीब पहुंचा तो ये देखकर जान में जान आई कि दरख्तों के एक छोटे से झुंड के करीब एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त है, जिसके साए में एक छोटा सा मकान है और उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत और कमसिन लड़की खड़ी है और पास ही चंद क्यारियों में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और किस्म किस्म की सब्जियां बोई हुई हैं। बादशाह ने उस भोली भाली लड़की से कहा, बेटी, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक कर इधर आ गया हूँ और इस वक्त प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है। क्या तुम थोड़ा सा पानी मुझे पिला सकती हो? लड़की बादशाह को देखकर शर्मा गई और आंखें नीची करके कहा, मैं समझ गई कि आप मुसाफिर हैं, क्योंकि आपके सारे लिबास पर गर्द पड़ी हुई है और आप बहुत थके हुए मालूम होते हैं। आप घोड़े से उतरकर कुछ देर आराम कीजिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। बादशाह ने घोड़े को दरख्त से बांध दिया और मकान के बाहर पड़ी हुई लकड़ी की एक चौकी पर बैठ गया। लड़की अंदर गई और थाली में जौ की 2 रोटियां, कुछ तरकारी और पीतल की लुटिया में पानी लेकर बाहर आई। रोटियां और तरकारी चौकी पर रखकर बोली, आप जरा मुंह हाथ धो लें और इस तरह थकावट दूर हो जाएगी। बादशाह ने जल्द अज जल्द हाथ मुंह धोए और पानी पीने लगा। लड़की ने मोहब्बत भरी आवाज से कहा, जनाब, खाली पेट पानी ना पीजिए, एक टुकड़ा रोटी का पहले खा लीजिए। बादशाह लड़की की अक्लमंदी और सलीका देखकर बहुत खुश हुआ और जिस तरह उसने कहा उसी तरह किया। फिर उसने लड़की से कहा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, रूपा। बादशाह ने कहा, जीती रहो। ये कहकर खाना खाने में मशगूल हो गया और जिस वक्त वो खाना खा रहा था, रूपा उसकी तरफ बड़े गौर से देख रही थी। बादशाह के हाथ में एक अंगूठी थी जिसमें सब्ज रंग का एक कीमती याकूत जड़ा हुआ था। रूपा उसे देखते ही अंदर गई और एक थैला उठा लाई और जिसमें कुछ पुराने कागजात थे। उसने थैले को जहांगीर के सामने खोलकर बड़े बोलपन से कहा, मैं आपका हाथ देखना चाहती हूँ। बादशाह ने हाथ उसके सामने कर दिया।
रूपा ने उसे देखा और एक कागज़ निकाला जिस पर कुछ सितारों और सैयारों की शक्लें बनी हुई थीं और हर एक के साथ एक दो फ़िक्रे लिखे हुए थे। रूपा ने उनको बड़े गौर से देखा और पढ़ा। फिर उसने बादशाह की सूरत को अच्छी तरह देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा और उसके साथ ही उसने उठकर किसी को पुकारा। फौरन एक बूढ़ी औरत मकान से निकलकर बाहर आई और रूपा से पूछने लगी, बेटी क्या बात है और ये कौन है? रूपा अभी कुछ जवाब न देने पाई थी कि बादशाह ने गर्दन झुकाकर कहा, बड़ी बी, मैं एक सिपाही हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, शाही फौज से बिछड़कर भूखा प्यासा यहाँ आ निकला। इस लड़की ने बड़ी मेहरबानी की कि मुझे खाना खिलाया और पानी पिलाया। रूपा ये सुनकर हंसने लगी और बोली, मैं पहचान गई हूँ। आप सच 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 क्यों नहीं बताते कि आप हमारे शहंशाह हैं? ये देखिए, मेरे पिताजी वालिद साहब ने इस कागज़ पर जो निशानियाँ लिखी थीं वो सब आप में मौजूद हैं। जहांगीर मुस्कुराने लगा और बूढ़ी खातून से कहा, आप अपना हाल सुनाएं और कौन है और इस जंगल में क्यों डेरा लगा रखा है? बड़ी बी की आंखों में आंसू भर आए और वो बोली, महाराज हमारा हाल आप क्या पूछते हैं? यहाँ से 3-4 मील दूर हमारा गांव है। वहाँ के लोग हमें खाने पीने के लिए कुछ न कुछ हर रोज़ दे जाते हैं। हम कभी बहुत अमीर थे। मेरे पति मतलब शौहर वेदों के बहुत बड़े पंडित और नजूमी थे। एक दफ़ा गांव वालों से खफा होकर यहाँ आ बसे और फिर मरते दम तक गांव वापस ना गए। कुछ अरसे पहले उनका इंतकाल हुआ तो हमें वसीयत कर गए कि इस जगह को ना छोड़ना। उन्होंने अपनी बेटी को भी नजूम का इल्म सिखाया था और एक दिन इसे बताया था कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि इस जगह हिंद का बादशाह तेरा मेहमान होगा। उन्होंने तमाम निशानियां भी इसे बता दी थीं। रूपा ने आपको पहचान लिया। अब मैं ये नहीं मान सकती कि आप एक सिपाही हैं। बादशाह ने हंसकर कहा, बड़ी बी, आज से आप मेरी माँ हैं और रूपा मेरी बेटी। ये कहकर उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और रूपा को पहना दी। रूपा बादशाह के कदमों पर गिरने लगी तो उसने उसे रोक दिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। इतने में तमाम बिछड़े हुए सवार भी बादशाह को तलाश करते करते वहां पहुंच गए और उसको झुक झुक कर सलाम करने लगे। अब रूपा ने हंसकर कहा, क्यों महाराज, मैं सच कहती थी ना? जहांगीर ने कहा, हाँ बेटी, बेशक ये सच है कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। उसके बाद जहांगीर बूढ़ी खातून और रूपा को लेकर अपने साथ दिल्ली ले गया। मलका नूरजहां रूपा की अक्लमंदी और हुनर को देखकर बहुत खुश हुई और दोनों माँ बेटी को शाही महल में निहायत इज्जत से ठहराया। कुछ अरसे के बाद जहांगीर ने एक शरीफ और अमीर बरहमन नौजवान से उसकी शादी कर दी। बादशाह ने इस शादी पर लाखों रुपए खर्च कर दिए और जब अपनी मुंह बोली बेटी को रुखसत किया तो कई लाख रुपए नकद भी दिए और एक रियासत ताली कोटा भी उसको बख्श दी, जहां उसकी औलाद सदियों तक हुकूमत करती रही। जी प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इसी तरह मेरी कहानियों को सुनते रहिए और मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।